हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो स्टार्ट करते हैं आज फिर से टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज को। और ये है सेट 2। इससे पहले सेट 1 डाल चुकी हूँ मैं, आप उसे देखिए जाके। और वहां पे हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे जो कि मैंने लिए हुए थे 1 अगस्त 2021 में, जो DSSB टीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हुआ था, उसमें आए हुए हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे अगर आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर जो भी डाउट है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन था, उसमें एक डाउट था, उसको मैं डिस्कस कर दूंगी अभी के अभी। और आगे के 10 क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। मिनिमाइज द 3 वेरिएबल लॉजिक फंक्शन यूजिंग द फॉलोइंग के मैप। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ उसका चैप्टर भी बताती हूँ कि कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन दिया गया है। तो चैप्टर का नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। यहाँ से आपको डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो के मैप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो के मैप होता क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो के मैप स्टैंड्स फॉर कार्नो मैप, ठीक है, कार्नो मैप। अब इसकी नीड क्या होती है, देखो। इसकी जो नीड है बेसिकली क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, जो भी बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं जो कि वेरिएबल्स से मिलके बनते हैं और बुलियन ऑपरेटर से मिलके बनते हैं, उन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि कम से कम लॉजिक गेट लगा के हम उसे बना सके, डिजाइन कर सके। दैट्स वाई वी नीड कार्नो मैप, और वी कैन सिंपली से के मैप। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशंस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टूल कह सकते हैं हम, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन के लिए, और वो है बुलियन एल्जेब्रा। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। एक होता है के मैप और एक होता है हमारा बुलियन एल्जेब्रा के बेसिक लॉज। बुलियन एल्जेब्रा के बेसिक लॉज, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे के मैप की। तो के मैप बेसिकली होता क्या है, जो हमारी ट्रुथ टेबल होती है। ट्रुथ टेबल आपने पढ़ा होगा, लॉजिक गेट्स के पास क्या होती है, अपनी अपनी ट्रुथ टेबल होती है। उस ट्रुथ टेबल का एक मॉडिफाइड वर्जन ही होता है हमारा के मैप, ठीक है। तो उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है के मैप। अब इसके अंदर है क्या, यहाँ बोला है फंक्शन ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू सिग्मा एम 0257। तो यहाँ पे जो ये एम है, दिस इज सिग्निफाइंग दैट इट इज अ मिनटर्म, ठीक है, मिनटर्म। तो जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो, सिग्मा मतलब होता है यहाँ पे सम, और एम मतलब होता है मिनटर्म। तो सम ऑफ मिनटर्म्स की यहाँ पर बात करी गई है। सम ऑफ मिनटर्म्स बोलो, या फिर इसे हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट्स तो आपने पढ़ी होगी, दो फॉर्म्स होती है हमारे बुलियन एल्जेब्रा के टॉपिक के अंदर। वो हम पढ़ते हैं क्या, पीओएस और एसओपी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, एसओपी की। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर सिग्मा और स्मॉल एम मिलता है, इट मीन्स हम एसओपी की बात कर रहे होते हैं। अब किस तरीके से आपको 3 वेरिएबल के मैप बनाना है और इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 3 वेरिएबल कौन से हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए के मैप की प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो के मैप कुछ इस तरीके से बनता है, देखो। ये बनता है हमारा के मैप। यहाँ पे हमारे 3 वेरिएबल हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए वेरिएबल, यहाँ लिख दिया बी और सी, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देखो, जो वेरिएबल ए है इसकी 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, या तो 0 या तो 1। और एसओपी के केस में हम क्या करते हैं, जब भी हम एसओपी एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे 0 जो है वो डिनोट करता है अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म को, ठीक है, या फिर अनकॉम्प्लीमेंट वेरिएबल को, अनकॉम्प्लीमेंट, सॉरी, ठीक है। थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, क्या बोल दिया। और अगर हम बात करें एसओपी फॉर्म की,
अगर हम बात करें एसओपी फॉर्म की, तो यहाँ पर जो 0 है ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट फॉर्म को, या फिर हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल को शो करता है हमारा 0, और जो 1 है वो शो करता है अनकॉम्प्लीमेंट को, तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए। पीओएस में ये रिवर्स हो जाता है। पीओएस में क्या होता है, 1 इज शोइंग कॉम्प्लीमेंट एंड 0 इज शोइंग अनकॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको पता है कि वेरिएबल ए की दो ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, या तो 0 या तो 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, ऐसी बी सी, आपके पास दो वैल्यू है बी सी, तो यहाँ पर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। जनरली क्या होता है, अगर हम काउंटिंग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। लेकिन के मैप के केस में हम इसको लिखते हैं पहले और इसको लिखते हैं बाद में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ग्रे कोड को फॉलो करते हैं। ठीक है, ग्रे कोड क्या होता है, एक स्पेशल कोड होता है बेसिकली, जिसे हम बोलते हैं, ये सबसे कम हमारी एरर को रखता है, मतलब इसे हम बोलते हैं मिनिमम एरर कोड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्रे कोड का कंसेप्ट भी आना चाहिए, और उसी को यूज करता है हमारा के मैप। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि जो भी आपके ये जो नंबर्स है, इनमें जो डिस्टेंस है वो हमेशा कितना होगा, 1 यूनिट डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस तरीके से बनता है हमारा के मैप। के मैप बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको एक बार के मैप बनाना आ गया तो कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो 0 0 0, अगर बात करूं मैं एबीसी की, तो यहाँ पे 0 A0 B0 C0, इट शोज व्हाट, 0 इन डेसिमल। तो यहाँ पे इस वाले सेल का नंबर बन गया 0। देन 0 0 1 0 0 1 क्या होता है आपका, डेसिमल में 1 होता है। देन 0 1 0, इट शोज 2। देन 0 1 1, it shows 3. Then 1 0 0, it shows 4. Then 1 0 1, it shows 5. इसके बाद मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 1 0, it shows 6, and last is 1 1 1, that is 7। तो आपको पता है कि 3 वेरिएबल में 2 की पावर 3 टोटल 8 पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और यहाँ पे 0 से लेकर 7 तक ही हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन है। तो इस सेल का नंबर हो गया 1। ठीक है, A0 है, यहाँ पर A0 है, B0 है और C1 है। तो A0 B0 और C1 क्या होता है, 1 होता है। इस अकॉर्डिंग मैंने इस टेबल को पूरा फिल कर लिया। 2 3, देन 4 है ये, देन 5 है, देन 6 एंड देन 7। तो यहाँ पे जो मैंने कोड लिखे हैं ABC के, उसी कोड के अकॉर्डिंग मैंने इस टेबल के सेल्स को फिल कर दिया। हर एक सेल का अपना एक नंबर होता है। ठीक है, अब क्या करना होता है, अब आपको इन वाली मिनटर्म्स को देखना है ध्यान से, और इन मिनटर्म्स को फिल करना है स्कीम ऐप के अंदर। तो मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखो 0 2 5 और 7। तो 0 पे क्या आएगा, जब भी आपको मिनटर्म्स देते हैं, दीज आर मिनटर्म्स। ठीक है, स्मॉल m का इस्तेमाल करते हैं मिनटर्म्स के लिए हम। तो यहाँ पे जो आपकी मिनटर्म्स दी गई है 0 2 5 7, यहाँ पे आपको 1 को फिल करना है। ठीक है, 1 को आपको फिल करना है। तो देखो यहाँ पर 1 फिल करेंगे यहाँ पे, देन यहाँ पे 0 पे, 2 पे, 5 पे और 7 पे। ठीक है, अब इस तरीके से हमने 1 को फिल कर दिया। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, आपको यहाँ पर इस 1 की ग्रुपिंग करनी होती है। ठीक है, अब ग्रुपिंग कैसे करेंगे, ग्रुपिंग के कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा फास्ट बता रही हूँ बिकॉज हम यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। जब हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे तो मैं आपको इन डिटेल सारे पॉइंट्स क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, जब भी आप ग्रुपिंग करते हो तो हमेशा 2 की पावर्स के अंदर ही ग्रुप बन सकते हैं। या तो हमारे ग्रुप में होगा एक मेंबर बिकॉज 2 की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है। या तो होंगे 2 मेंबर्स बिकॉज 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2 होती है। या तो होंगे 4 मेंबर्स बिकॉज 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4। या फिर होंगे आपके पास 8। इस तरीके से 2 की पावर्स के अंदर सो ऑन आपके ग्रुप के अंदर मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके ग्रुप में 2 मेंबर होते हैं, इसे हम बोलते हैं पेयर। ठीक है, सिंगल का हम कुछ बोलते ही नहीं है यहाँ पे, ये तो सिंगल ही होता है, तो इसे हम कुछ भी नहीं बोलते, ये सिंगल ही एलिमेंट रहता है। इसके बाद अगर आपके ग्रुप के अंदर 4 एलिमेंट्स है या फिर 4 मेंबर है, इसे हम बोलते हैं क्वाड। सिमिलरली 8 मेंबर्स के ग्रुप को हम बोलते हैं ऑक्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिर भी आपको
एक ब्रीफ दे दिया कि किस तरीके से हम के मैप में ग्रुपिंग करते हैं। अब ग्रुपिंग के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ये बोलते हैं कि आपको जब ग्रुपिंग करनी है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को कवर करना है। और ध्यान क्या देना है आपको, ध्यान ये देना है कि कोई भी जो ग्रुप होगा वो वर्टिकली बन सकता है, हॉरिजॉन्टली बन सकता है, लेकिन डायगनली कोई ग्रुप नहीं बनेगा। मतलब आप ऐसे ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को कवर करना है ग्रुप के अंदर, लेकिन ऐसे डायगनली कोई भी ग्रुपिंग नहीं हो सकती, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, हॉरिजॉन्टली कर सकते हो, वर्टिकली कर सकते हो, लेकिन डायगनली नहीं कर सकते हो, तो इट मीन्स ये वाला ग्रुप तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसके अलावा और कौन सा ग्रुप बन सकता है, देखो बाकी वाले सेल्स के अंदर आप जीरो को फिल कर सकते हो, क्योंकि बाकी सेल्स के लिए हमें मिनटर्म्स नहीं दी गई, इट मीन्स वहां पर आप जीरो फिल कर सकते हो। अब यहाँ पे आप लेफ्ट और राइट साइड वाले को भी कंबाइन करके ग्रुपिंग कर सकते हो, बिकॉज जो के मैप होता है वो सर्कुलर फैशन में वर्क करता है। जो आपका लेफ्ट है वो मिलता किससे जाके, राइट से मिल जाता है, और जो टॉप है वो बॉटम से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो ग्रुप मिल गए, मान लो इसका नाम G1 ग्रुप है, इसका नाम क्या है, G2 ग्रुप इसका नाम है। ठीक है, अब करना क्या है आपको, आपको G1 और G2 में देखना है कॉमन कौन कौन से वेरिएबल्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर लेती हूँ ताकि हमें जगह मिल जाए समझने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आपको इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं पता, आप इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो देयर, 1/4 नेगेटिव मार्किंग में आप ऐसे रिस्क नहीं लेंगे। अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता तो क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें G1 की और अगर हम बात करें G2 की, तो आप देखो G1 के अंदर क्या कॉमन है। G1 वाले ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल वाला है। अब यहाँ पे देखो B और C क्या बनेंगे, जब जीरो होता है तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, वन तो अनकॉम्प्लीमेंट, तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट बिकॉज बोथ आर जीरो। then B or C, here B is complement, C is uncomplement, here both are uncomplement, and here what, B is uncomplement, C is complement। अब देखो, ये वाला वन और ये वाला वन, हमें ध्यान देना है कौन से वन पे, इस वाले वन पे और इस वाले वन पे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जो A बार है, मतलब जो A कॉम्प्लीमेंट है, ये इस वाले वन के लिए भी कॉमन है और इस वाले वन के लिए भी कॉमन है। इट मीन्स G1 में A बार तो कॉमन है ही, इसके अलावा क्या कॉमन है, देखो बी सी और बी सी, यहाँ देखो, यहाँ पर है B बार C बार, यहाँ पे है B और C बार, मतलब C बार ही इस वाले वन के लिए भी कॉमन है और इस वाले वन के लिए भी कॉमन है। तो यहाँ से मिला हमें क्या, A बार C बार। जैसी आपको पहली टर्म मिल गई A बार C बार, क्या मिली हमें, A बार, और क्या मिला हमें कॉमन, C बार। तो उसी के साथ आपको ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर भी A बार C बार नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन सेकंड वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि A बार C बार है, इट मीन्स दिस इज योर आंसर। लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए हम AC वाले को भी निकाल के देख लेते हैं। तो जो G2 वाला है, G2 में इन दोनों वंस में कौन से वेरिएबल कॉमन है, ये ध्यान से देखो। तो अगर हम बात करें A की, तो वेरिएबल A इस वाले वन के लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है, इट मीन्स ये तो हम कॉमन यहाँ से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कॉलम्स के अंदर, तो रो में तो A कॉमन है, कॉलम में क्या कॉमन है, तो इस वाले वन में है B बार C, इस वाले वन में क्या है BC, तो मतलब यहाँ पे C जो है वो इस वाले वन के लिए भी सेम है, इस वाले वन के लिए भी सेम है, तो आई कैन टेक इट आउट C एज कॉमन, तो यहाँ पे C कॉमन निकाल लिया। अब आपको बोला हुआ था मिनिमाइज्ड SOP, तो ये आपकी एक प्रोडक्ट टर्म थी और ये भी आपकी एक क्या है, प्रोडक्ट टर्म है। इन दोनों प्रोडक्ट टर्म का आपको सम निकालना है, बिकॉज हमें सम ऑफ प्रोडक्ट को बताना था, लेकिन मिनिमाइज्ड फॉर्म में। तो मतलब जो आंसर बनेगा वो बनेगा A बार C बार प्लस में AC। दिस इज योर रिक्वायर्ड मिनिमाइज्ड SOP एक्सप्रेशन विच इज आंसर नंबर बी। तो इसका जो आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो क्या बनता है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको इस पूरे क्वेश्चन का डिटेल्ड सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है आपको, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें मिलता है कहाँ से, नेटवर्किंग चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमें नेटवर्किंग से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड। तो नेटवर्किंग के अंदर आपने पढ़ा होगा जरूर से, ट्रांसमिशन मोड होते हैं और 3 टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड आपने जरूर से पढ़े होंगे। सबसे पहले हमें बात करनी है कि ट्रांसमिशन मोड का मतलब क्या है। देखो, अगर आपको
अगर हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसफर कर सके या फिर जो डेटा है उसे हम ट्रांसफर कर सके बिटवीन द टू डिवाइसेस, लेट्स सपोज कि दो डिवाइस है जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, ये एक डिवाइस है और ये भी एक डिवाइस है, ठीक है, डिवाइस बोलो या नोड बोलो एक ही बात है। अगर ये आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे इनमें कुछ ट्रांसफर ऑफ डेटा होना चाहता है, तो उसके लिए उस ट्रांसफर ऑफ डेटा किस तरीके से वो ट्रांसमिट होगा डेटा, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मोड, ठीक है। तो आप इसे कम्युनिकेशन मोड भी कह सकते हैं, समझ में आया। अब क्या है, यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड होते हैं। पहला होता है हमारा सिंप्लेक्स मोड, पहला होता है सिंप्लेक्स मोड, फर्स्ट इज सिंप्लेक्स मोड। सेकंड जो होता है वो होता है हाफ डुप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड। और जो थर्ड होता है वो होता है हमारा फुल डुप्लेक्स, थर्ड इज, यहां लिख देती हूं मैं, थर्ड इज फुल डुप्लेक्स मोड। तो 3 तरीके से हमें ट्रांसमिशन मोड्स देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपको, क्वेश्चन ने बोला था कि इनमें से कौन कौन से ट्रांसमिशन मोड है। स्टेटमेंट 1 है सिंप्लेक्स मोड, तो ये तो होता है। स्टेटमेंट सेकंड है हाफ सिंप्लेक्स मोड, तो देखो हाफ सिंप्लेक्स मोड कुछ नहीं होता, हाफ डुप्लेक्स मोड होता है। इट मींस स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। और लास्ट क्या है, डुप्लेक्स मोड। तो चाहे आप बोलो डुप्लेक्स या फिर आप बोलो फुल डुप्लेक्स, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो फुल डुप्लेक्स बोलो या फिर डुप्लेक्स बोलो, एक ही बात होती है। इट मींस यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है कि ट्रांसमिशन मोड्स कौन कौन से होते हैं, तो उसके बेसिस पे भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आपको फर्स्ट और थर्ड मिल रहा है, एंड दैट इज अगेन ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी में 1 एंड 3 दिया हुआ है, सेकंड वाला हमारा ट्रांसमिशन मोड का एक टाइप नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको फास्टली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या होता है सिंप्लेक्स मोड, क्या होता है हाफ डुप्लेक्स मोड और क्या होता है फुल डुप्लेक्स मोड। अगर हम बात करें सिंप्लेक्स मोड की, तो यहाँ पर क्या होता है, जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो होता है यूनी डायरेक्शनल। क्या होता है वो, यूनी डायरेक्शनल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसमें से एक डिवाइस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ डेटा को रिसीव कर पाएगा, और जो दूसरा डिवाइस होगा वो सिर्फ और सिर्फ डेटा को ट्रांसमिट कर पाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे आपके ट्रेडिशनल मॉनिटर्स होते हैं या फिर जो कीबोर्ड होते हैं, आप कीबोर्ड से सिर्फ डेटा को इनपुट कर सकते हो, आपको आउटपुट नहीं मिल सकता। सेम अगर आप बात करें मॉनिटर की, तो वहां से सिर्फ आपको आउटपुट मिल सकता है, आप मॉनिटर के थ्रू इनपुट नहीं पास कर सकते हो। तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन का मोड है दैट इज सिंप्लेक्स, दैट इज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। इसके बाद अगर हम बात करें हाफ डुप्लेक्स की, तो हाफ डुप्लेक्स में होता क्या है, यहाँ पर जो हमारे दो स्टेशन है जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो दोनों डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं और ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम, नॉट एट द सेम टाइम। सेम टाइम पर वो दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, एक बारी में सिर्फ एक ही काम करेगा, नॉट एट द सेम टाइम, ठीक है। मतलब कि जो मान लो ये आपका डिवाइस ए है या फिर स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, तो जिस टाइम पे आपका स्टेशन ए डेटा को सेंड कर रहा होगा, उस टाइम पर जो स्टेशन बी है वो क्या कर रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा। और जिस टाइम पर स्टेशन बी सेंड करेगा, उस टाइम पर ये सिर्फ और सिर्फ रिसीव करेगा। तो सेंडिंग और रिसीविंग ये दोनों कर सकते हैं, लेकिन एक बारी में ये एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल हम बुक्स में पढ़ते हैं, वो होता है वॉकी टॉकी। आपने देखा है जब भी दो पर्सन वॉकी टॉकी की मदद से बात कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही यूजर बात कर रहा होता है, उस टाइम पर दूसरा यूजर उसे सुन रहा होता है। एंड ऑन द सेम टाइम जब दूसरा पर्सन क्या होता है, बोल रहा होता है, तो फर्स्ट वाला पर्सन उसको सुन रहा होता है। मतलब जो डेटा का ट्रांसमिट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, एक बारी में एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फुल डुप्लेक्स मोड की। फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, जो दोनों स्टेशन हैं आपके, स्टेशन ए और स्टेशन बी, ये दोनों डेटा को सेम टाइम पर रिसीव भी कर सकते हैं और सेम टाइम पर ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन और रिसीविंग ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली यहाँ पे हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें टेलीफोन नेटवर्क की, अगर हम किसी से बात करते हैं मोबाइल फोन से या टेलीफोन से, तो क्या होता है, दोनों पर्सन उस टेलीफोन लाइन को यूज कर रहे हैं एज अ नेटवर्क, और दोनों एक साथ बोल सकते हैं
और दोनों एक साथ उस बात को सुन भी सकते हैं, तो वो आपका एग्जाम्पल बनता है फुल डुप्लेक्स मोड का। तो आई होप इस क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा, और यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 इज डैश इज अ कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्विच फैब्रिकेटेड यूजिंग अ सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस है ट्रांजिस्टर, हार्ड डिस्क, मॉनिटर एंड कपलर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन में बोला गया है इनमें से कौन सा ऐसा कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो कि सेमीकंडक्टर से मिलके बनता है। अब यहाँ पे सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये एक टाइप का सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसको यूज करते हैं हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाने के लिए। और यहाँ पे इसके पॉपुलर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें तो ट्रांजिस्टर होता क्या है बेसिकली, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सेमीकंडक्टर से मिलके बना एक स्विच होता है बेसिकली, जिसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर करंट और वोल्टेज के फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कमेंट में बताना है जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर वो कौन से कंप्यूटर जनरेशन से यूज होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कौन से कंप्यूटर जनरेशन से हमने ट्रांजिस्टर का यूज करना स्टार्ट किया था, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। और आपको पता है कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलके क्या बनती है, आईसी बनती है, और आईसी के बाद क्या बनता है आपका माइक्रो प्रोसेसर बनता है, ठीक है। तो आपको कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स भी बहुत सारे बच्चों ने दिए थे, तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आंसर्स को पोस्ट कर रहे हैं, बिकॉज जितना ज्यादा आप चीजों को लर्न करोगे उतना ही बेस्ट है आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन मैंने दिया था डीबीएमएस के रिगार्डिंग कि डीबीएमएस कैसा सॉफ्टवेयर है, तो जो डीबीएमएस होता है वो आपका होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कई बच्चों ने इसका आंसर दिया हुआ था सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो दैट इज रॉन्ग। जो डीबीएमएस है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो जो कि डेटाबेस को मैनेज करने में हेल्प करती है। तो दिस इज क्या है आपका ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, next is question number 4. According to dash law, the force between two charges is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉपुलर लॉ है, फिजिक्स में आपने जरूर से पढ़ा होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा साइंस से भी रिलेटेड होता है हमारा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, कूलम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ओम्स लॉ या फिर गॉस लॉ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कूलम्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, अगर हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2, तो इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स है, जो F फोर्स लग रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच में, तो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। तो इस लॉ का जो नाम होता है वो होता है कूलम्स लॉ। तो आपको दिख रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस भी, मतलब जो फिजिक्स से रिलेट कर पा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको सीएस पार्ट में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। हाउ मेनी इंटरचेंजेस विल हैपन व्हेन द सीक्वेंस ऑफ लेटर्स ऑफ सॉर्टेड इज सॉर्टेड यूजिंग बबल सॉर्ट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जो ये क्वेश्चन है ये आया हुआ है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम चैप्टर से। यहाँ बोला गया है कि बबल सॉर्ट जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है उसका इस्तेमाल करके अगर हमें सॉर्टेड शब्द को इसके सारे लेटर्स को सॉर्ट करना है, मतलब इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो कितने इंटरचेंजेस या फिर कितने स्वैपिंग रिक्वायर्ड है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, जो सॉर्टेड हमारा शब्द है इसके जो लेटर्स है उनको सीक्वेंस में लगाना है, मतलब जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसमें लगाना है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले क्या आएगा, आपको पता है सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा, देन ई आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ओ आएगा, आर आएगा, देन एस एंड देन टी। तो इस ऑर्डर में हमें इसको सॉर्ट करना है। तो इसे सॉर्टेड से इस ऑर्डर में लाने के लिए कितने इंटरचेंजेस रिक्वायर्ड है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 18। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको
इस क्वेश्चन की प्रैक्टिकल अप्रोच आती है वही इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है। जनरली क्या होता है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी याद कर लेते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करते। बट आप देख रहे हैं कि एग्जामिनेशन के अंदर आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सॉल्व करने आना चाहिए किस तरीके से आपको इंटरचेंजेस करके अपने डिजायर्ड रिजल्ट की तरफ पहुंचना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा पहले कि बबल सॉर्ट होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे बबल सॉर्ट के बारे में हमें अच्छे से आइडिया होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो बबल सॉर्ट क्या होता है हमारा? बबल सॉर्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं इसे? कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं, और अगर जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से छोटा है तो वहां पे हम स्वैपिंग करते हैं। तो कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम कहते हैं इसे, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना कि हम हमेशा एडजेसेंट एलिमेंट्स को ही कंपेयर करते हैं। एडजेसेंट एलिमेंट्स को ही कंपेयर किया जाता है। तो अगर हमें ये पता है तो इसके बाद हम डेफिनेटली इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, अगर हम बात करें वर्स्ट केस में जिसमें डेटा बिल्कुल अनसॉर्टेड होता है, वर्स्ट केस में, और एवरेज केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर हम बात करें बेस्ट केस की, बेस्ट केस ऑफ बबल सॉर्ट, तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो है ऑर्डर ऑफ एन, बिग ओ ऑफ एन, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, एक मिनट। देखो यहाँ पे सॉर्टेड शब्द को हमें अरेंज करना है इसके सीक्वेंस ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पे एक मिनट, देखो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली SORTE और D की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ये एक लिस्ट है और इस लिस्ट के सभी एलिमेंट को हम एडजेसेंट जो भी एलिमेंट है उन्हें कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने के बाद पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करने के बाद पास 1 में जो भी रिजल्ट आएगा वो पास 2 के लिए एज अ इनपुट काम करेगा। तो होता क्या है, यहाँ पर जो एडजेसेंट एलिमेंट है, जो बिल्कुल साथ वाले एलिमेंट्स है, उन्हें कंपेयर करते हैं। तो एस और ओ में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो आप जानते हो कि ओ छोटा होता है एस से, तो मतलब यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे पहला इंटरचेंज हमें मिल जाएगा और होगा क्या, ये ओ यहाँ आ जाएगा और ये एस यहाँ आ जाएगा। अब क्या होगा, ये वाला एस और ये वाला आर, इनमें होगा कंपैरिजन। आप जानते हो कि आर पहले आता है एस बाद में, तो अब क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच यहाँ पे सेकेंड कंपैरिजन हो जाएगा हमारा। और अब बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा आर और ये बन जाएगा हमारा एस, ठीक है। ऊपर ओ तो हमारा है ही। इसके बाद यहाँ पर टी, एस और टी में जब कंपेयर करोगे तो आपको पता है कि एस पहले आता है टी बाद में, तो यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है, कोई इंटरचेंज नहीं होगा। मैंने यहाँ पर 1 दिखाया है फॉर द फर्स्ट इंटरचेंज एंड सेकेंड फॉर द सेकेंड इंटरचेंज। अब देखो यहाँ पर टी आ जाएगा एज इट इज। अब ये टी और ये ई, इनमें कंपेयर करेंगे तो टी और ई में आप जानते हो कि ई छोटा होता है, तो मतलब कि इन दोनों में भी थर्ड वाला कंपैरिजन हो जाएगा और ई पहले आएगा टी बाद में आएगा। तो मैं यहाँ पे इसे लिख के दिखाती हूँ आपको। इसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ कर देते हैं ई और यहाँ कर देते हैं टी। अब लास्ट में टी और डी में कंपेयर करेंगे तो आपको पता है कि टी और डी में डी छोटा है, तो इट मीन्स जब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे फोर्थ कंपैरिजन, तो क्या हो जाएगा, डी पहले आ जाएगा यहाँ पे और टी एंड में यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट पास के बाद हमें क्या मिलेगा, ओ आर एस ई डी और टी, तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। ये मिलेगा हमें फर्स्ट पास के बाद। अब सेकंड पास के लिए क्या बन जाएगा, ये हमारा इनपुट बन जाएगा। और पास 2 में क्या आएगा देखते हैं। तो अब पास 1 में हमें दोबारा से लगाना है क्या, एडजेसेंट एलिमेंट कंपैरिजन, और वो बनेगा हमारा पास 2 का आउटपुट। तो अब देखो ओ और आर को कंपेयर करेंगे, ओ और आर, आपको पता है इन दोनों में
कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी बिकॉज ओ छोटा होता है आर से, तो नो चेंज। इसके बाद आर और एस में भी क्या हो जाएगा, नो चेंज। अब एस और ई में क्या हो जाएगा, हमारा स्वैपिंग हो जाएगी। तो ये हो जाएगी नंबर 5 वाली इंटरचेंज। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए इस तरीके से। तो यहाँ पर ये बन जाएगा ओ आर, ये हो गया हमारा ई ऊपर चला गया, एस नीचे आ गया। अब ये एस और ये डी कंपेयर करेंगे। आपको पता है कि एस और डी में क्या होता है, डी छोटा होता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, हमारा नंबर 6 वाला इंटरचेंज हो जाएगा। और क्या बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी और यहाँ आ जाएगा एस। अब एस और टी में तो कोई भी इंटरचेंज नहीं होगा, तो इट मीन्स हमारा पास टू का जो आउटपुट है वो क्या आया, ओ आर ई डी एस और टी। ठीक है, अब पास टू में हम इसे ट्रीट करेंगे और फिर उसे पास थ्री में डालेंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेसिकली क्या है, देखो ओ और आर कंपेयर करेंगे तो नो चेंज, आर और ई करेंगे तो हमें पता है यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएगा। तो 7th नंबर का इंटरचेंज यहाँ हो जाएगा, दिस विल बिकम ई एंड दिस विल बिकम आर। और ओ तो हमारा चल रहा है ऊपर, आर और डी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमारा हो जाएगा 8th नंबर का स्वैपिंग। और ये बन जाएगा हमारा डी और ये बन जाएगा हमारा आर। अब जब आर और एस में करेंगे तो नो चेंज। ठीक है, एस यहाँ एस इट इज लिख दो, एस और टी में भी नो चेंज। इसका मतलब क्या आंसर आया हमारे पास, ओ ई आर, सॉरी क्या आंसर आया, ओ ई डी आर एस और टी। तो ये हमारा पास थ्री का बन गया इनपुट। अब इसको हम ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, पास थ्री के बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम करेंगे कंपेयर ओ और ई। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 9th नंबर की स्वैपिंग मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा ओ। इसके बाद ओ और डी में कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी स्वैपिंग हो जाएगी, नंबर 10 वाली स्वैपिंग। एंड दिस विल बिकम व्हाट, नंबर 10 है ये बन जाएगा डी और ये बन जाएगा हमारा ओ। इसके बाद ओ और आर में नो स्वैपिंग, आर और एस में नो स्वैपिंग, एस और टी में नो स्वैपिंग। तो पास थ्री के बाद क्या मिला आपको, ई डी ओ आर एस और टी। अब पास फोर में क्या हो जाएगा, दिस इज पास फोर। पास फोर में से हम करेंगे चेंज तो क्या हो जाएगा, ई और डी में आपको पता है जब पहले दो एडजेसेंट एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे तो डी क्या आ जाएगा, हमारा ऊपर आ जाएगा बिकॉज डी छोटा है, ई क्या है, बड़ा। तो यहाँ पर नंबर 11th की स्वैपिंग हो जाएगी। इसके बाद ई और ओ में कोई चेंज नहीं आएगा, ओ और आर में कोई चेंज नहीं आएगा, आर एस में नो चेंज, एस और टी में नो चेंज। इसका मतलब पास फोर के बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आपको डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है। चेक करते हैं, देखो क्या मिल रहा है, डी ई ओ आर एस और टी। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि डी ई ओ आर एस टी ये हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था, ये हमें यहाँ पे मिल गया। इट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि 11 इंटरचेंजेस के बाद हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिला। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 11 स्वैपिंग यहाँ पे लगेगी अगर हम सॉर्टेड शब्द को बबल सॉर्ट से सॉर्ट करेंगे। और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इसकी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द वर्स्ट एंड द एवरेज केस, एंड बेस्ट केस के लिए ऑर्डर ऑफ एन होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगी ये वाला क्वेश्चन। बट अगर आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपके सारे डाउट्स के आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्या है ये। अ रेलवे क्रॉसिंग हैज 4 रेलवे ट्रैक्स। इफ अ ट्रेन कम्स ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द ट्रैक्स द क्रॉसिंग हैज टू बी क्लोज्ड। विच गेट कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट दिस। ऑप्शंस है एंड गेट, नैंड गेट, और गेट या फिर नॉर गेट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखो क्या है यहाँ पे बेसिकली क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं, मान लो एक रेलवे क्रॉसिंग है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक रेलवे क्रॉसिंग है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे 4 रेलवे ट्रैक है, 1 2 3 और ये 4th वाला हमारा रेलवे ट्रैक है। क्या बोला गया है, अगर किसी भी एक रेलवे ट्रैक पर ट्रेन है, मान लो आपकी ट्रेन यहाँ पर है, ठीक है, आपकी ट्रेन यहाँ पर है, सिर्फ एक ही रेलवे ट्रैक पर क्या है, हमारी ट्रेन है।
तो जो क्रॉसिंग है उसको क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर एक की भी वैल्यू ट्रू है और बाकियों पे ट्रेन नहीं है, बाकियों की वैल्यू क्या है, 0 है, तो किसी एक पे भी अगर हमारी ट्रेन है मिनिमम, तब भी हमारा जो रेलवे क्रॉसिंग है उसे क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये जो फंक्शनैलिटी है वो किस पर्टिकुलर गेट से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो आपने देखा होगा कि जो और गेट है, जिसे हम वन ऑफ द फंडामेंटल गेट भी कहते हैं, और गेट का जो ट्रुथ टेबल है वो क्या होता है, अगर आपको पता हो और गेट का ट्रुथ टेबल तो कैसे बनाते हैं। लेट्स सपोज अगर हम मान ले कि हमारे पास दो इनपुट वेरिएबल है ए और बी, और ये हमारा एक आउटपुट है वाई, ठीक है। पहले तो इस तरीके से बनता है आपका और गेट, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनता है हमारा और गेट का सिंबल, ये होता है और गेट। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पे इसका आउटपुट क्या है, वाई है। तो आपको पता है कि दो इनपुट वेरिएबल के टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, या तो दोनों होंगे 0, या तो एक 0 एक 1, एक 1 एक 0, या फिर दोनों क्या होंगे, 1 होंगे, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर अगर मिनिमम एक भी आपका इनपुट 1 है तो भी आपको आउटपुट पे 1 मिल जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही क्या है, ऑफ है, दोनों ही क्या है, 0 है, मतलब यहाँ पर आएगा 0, लेकिन यहाँ पर मिनिमम एक अगर ट्रू है तो आंसर इज 1, यहाँ पे भी एटलीस्ट 1 अगर ट्रू है तो आंसर इज 1, यहाँ पे दोनों ही ट्रू है तो आंसर इज ऑब्वियसली 1। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर एक पे भी ट्रेन है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा जो क्रॉसिंग है उसे हम क्लोज कर रहे हैं, मतलब हमारा जो आंसर है वो ट्रू आ रहा है। इट मीन्स जो ये हमें क्वेश्चन में फंक्शनैलिटी दी गई है ये आपके और गेट से रिजेंबल कर रही है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर सी, और गेट, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन ना दे के आपको एक कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन को आपको एनालाइज करना है और फिर बताना है कि किस गेट से आप इसे इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा और गेट, ऑप्शन नंबर सी। और जो और गेट की इक्वेशन होती है वो होती है ए प्लस में बी। तो प्लस जो ऑपरेशन है वो दिखाता है किसे, और गेट को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक मिस्टेक क्या हो गई थी, जो हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 है वो क्या बोल रही है, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इन बेस 8 इज 1111। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग है, लेकिन इसके जगह आंसर क्या आएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो हम बेस 8 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो होगा 1000, ठीक है। तो जो मिस्टेक हुई थी लास्ट वीडियो में उसे आप प्लीज करेक्ट कर लेना। आंसर इज 1000 बिकॉज इस नंबर में से अगर आप 1 को माइनस करते हो, ठीक है, तो आपको मिलेगा 9 9 और 9, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है आपका ये बन गया 3 डिजिट का नंबर। तो इसका मतलब सबसे छोटा नंबर जो हमारा 4 डिजिट में रिप्रेजेंट होगा वो क्या होगा, 1000। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। सिमिलरली अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या बनेगा, लेट्स सपोज इन बेस 6, तो क्या बन सकता है, दैट विल बी 100, बिकॉज अगर हम इस 3 डिजिट नंबर में से 1 को माइनस कर देंगे तो दिस बिकम 99। इसका मतलब ये फिर आ जाएगा आपका 2 डिजिट में। तो सबसे छोटा नंबर जो 3 डिजिट्स में बेस 6 के अंदर रिप्रेजेंट करा जा सकता है वो क्या होगा, 100। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो तो ऑप्शन नंबर डी ही था, बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। यहाँ पे बेस 7 में जो हाईएस्ट नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज 6666, और जो बेस 8 में स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज 1000 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्वेश्चन का लेवल समझ में आ रहा होगा, और जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ वो भी अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली कमेंट करें वीडियोस के नीचे और बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या आप और चाहते हैं कि मैं इसमें ऐड करूं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें इस क्लास को, सब्सक्राइब करें प्लस माइनस चैनल को, और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।